भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर का जाना माना थोक सब्जी मार्केट, जिसको बीटीबी मार्केट कहा जाता है, 2021 में नगर परिषद में ठहराव पास हुआ था, जिसमें मार्केट को महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट नाम दिया गया था। महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट में 40 व्यापारियों को व्यापार करने की दुकानें दी गई थी, जिसमें हर व्यापारियों से 5 लाख रुपए नगद रकम और बैंक द्वारा बीटीबी संस्था को व्यापारियों ने दिया है। भंडारा शहर का थोक सब्जी मार्केट 35 से 50 वर्षों से छोटा बाजार गांधी चौक में चल रहा था, लेकिन सब्जी मंडी में यातायात और अनेक तकलीफों के कारण बाधाएं निर्माण हो रही थी, जिसको लेकर व्यापारियों ने नगर परिषद भंडारा से बाजार स्थानांतरित करने की मांग की थी। भंडारा के व्यापारियों को 2012 में नगर परिषद की ओर से फिल्टर प्लांट की जगह पर स्थानांतरण करने प्रस्ताव मंजूर किया गया, लेकिन नगर परिषद के थोक सब्जी मंडी को बनाने के लिए पर्याप्त राशि न होने से 2012 में बंडू तानाजी बारापात्रे को ठेकेदार के रूप में नगर परिषद ने करारनामा किया, लेकिन इस विषय को लेकर नगर सेवकों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद 2015 में फिर से नगर परिषद ने बंडू तानाजी बारापात्रे को बीटीबी संस्था को फिर से 9 साल की लीज दी, जिसमें ठेकेदार बीटीबी संस्था को मार्केट निर्माण कर व्यापारियों से नियमानुसार रकम लेकर नगर परिषद को सौंपना था। इस लीज का बीटीबी मार्केट में दुरुपयोग कर व्यापारियों से 5-5 लाख रुपए लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट निर्माण किया और अवैध कैंटीन निर्माण कर उससे भी मोटी रकम वसूली की। ऐसी चर्चा महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट में चल रही है। व्यापारियों से प्रतिदिन 100 रुपए मेंटेनेंस के नाम पर 9 वर्षों से वसूला जा रहा है और गेट पास के नाम से लाखों रुपए अवैध वसूली की जा रही है। नगर परिषद ने लीज के दरमियान जो गलती की थी, उस गलती को लेकर व्यापारियों को, किसानों को और आम जनता को लूटा जा रहा था। इस विषय को लेकर जब व्यापारियों के सर से पानी चढ़ गया, तब व्यापारी, किसान और आम जनता ने बीटीबी हटाओ संघर्ष समिति के माध्यम से 7 दिसंबर 2023 को परमानंद मेश्राम, अंकुश वंजारी, महेंद्र मेंढे, रामेश्वर और किसानों ने मिलकर हो रही अवैध वसूली, अन्याय, अत्याचार से तंग आकर बीटीबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद चल रहे आमरण अनशन में 13 दिसंबर 2023 को पूर्व नगर परिषद सीईओ विनोद जाधव ने अवैध वसूली बंद कर व्यापारियों को न्याय दिलाने के लिए 9 व्यापारियों को नगर परिषद टैक्स लागू किया। यह सारा मंजर देख किसान, व्यापारी और आम लोगों में खुशी की लहर उमड़ी, लेकिन यह खुशी कुछ समय बाद दुख में बदल गए। बीटीबी मार्केट के बंडू तानाजी बारापात्रे ने नगर परिषद सीईओ का तबादला होते फिर से बीटीबी में न्याय का आदेश दिखाकर अवैध वसूली, किसान और व्यापारियों पर अन्याय शुरू कर दिया, जिसकी तकरार नगर परिषद पुलिस विभाग को कई मर्तबा की गई, पर नगर परिषद सीईओ बीटीबी में हो रही अवैध वसूली बंद करने के नोटिस बीटीबी संस्था को दिए। साथ ही नगर परिषद ने महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मार्केट में बैनर लगाए कि जो वसूली की जा रही है वह अवैध है। बीटीबी को किसी भी तरह का पैसा ना दे। यदि बीटीबी मार्केट में जबरन किसी से वसूली करते हैं तो बीटीबी मार्केट के संचालक बंडू तानाजी बारापात्रे और अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ फौजदारी गुनाह दाखिल करने का पत्र नगर परिषद सीईओ करण कुमार चौहान ने जारी किया, जिसके बाद न बीटीबी में गुनाह दाखिल हुआ और न ही बीटीबी की अवैध वसूली बंद हुई। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए बीटीबी हटाओ संघर्ष समिति के परमानंद मेश्राम, अंकुश वंजारी, महेंद्र मेंढे, साबिर शेख, दीपक पराते ऐसे 26 व्यापारियों के साथ मिलकर बीटीबी की अवैध वसूली बंद करने और फौजदारी गुनाह दाखिल करने की मांग जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर को की। देखना है कि क्या जिलाधिकारी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए बीटीबी की अवैध वसूली बंद कर क्या फौजदारी गुनाह दाखिल करेंगे। इस विषय पर किसान, व्यापारी, आम जनता की नजरें टिकी हुई है। जब तक किसान, व्यापारी, आम जनता को बीटीबी के अत्याचार से, अन्याय से न्याय नहीं मिलता, तब तक बीएस क्राइम मीडिया न्यूज सोए हुए नेता, अधिकारी, कर्मचारी को खबरों के माध्यम से नींद से जगाने का प्रयास करते रहेगा।
महायुति सरकार द्वारा पेश किया गया अनुरूपक बजट समाज के सभी वर्गों के लिए न्यायपूर्वक और जनोन्मुखी है। यह दावा भंडारा के पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने किया। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में वे बात कर रहे थे। मेंढे ने आगे कहा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने गरीबों, पिछड़े वर्गों, ओबीसी, आदिवासियों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक बजट पेश किया, जिससे यह साफ है कि बजट अच्छा है और सभी मानदंडों पर खरा उतरता है। इस जनोन्मुखी बजट के लिए वह पूरी सरकार को बधाई देते हैं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना बहुत महत्वाकांक्षी है और महिलाओं को सशक्त बनाती है। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में ऐसे लाभार्थियों को मार्गदर्शन और सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक कक्ष स्थापित करने की पहल करेंगे, ताकि हर जरूरतमंद लाभार्थी महिला को इस योजना का लाभ मिल सके। सामूहिक विवाह के लिए 10,000 रुपए का अनुदान बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। पर्यटन स्थलों पर रहने वाली महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने के लिए आई योजना के माध्यम से 15 लाख का ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। किसानों के लिए बिजली बिल माफी, सोलर पंप जैसी योजनाएं लाभकारी होगी। 10 लाख युवाओं को 10,000 विद्या वेतन और उद्योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। आदिवासियों के घरकुल के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सभी भाजपा कार्यकर्ता इस योजना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस समय चैतन्य उमालकर, अनूप ढोके, मयूरबीर सेन, विनोद बांते, प्रेमचंद भोपे, मथुरा मदनकर, चंद्रकला भोपे आदि उपस्थित थे। भाऊ, काय सांगाल? आज पत्रकार परिषद घेतलेली आहे, कोणते कोणते मुद्दे ठेवलेले आहेत, सरकारने मोठा पुरावा घेतला आहे, काय सांगाल? 28 तारखेला आमच्या महायुतीचे अर्थमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांनी विधानसभेमध्ये अर्थसंकल्प मांडला आणि मला आनंद होतो आहे की एक चांगला अर्थसंकल्प महिलांसाठी, युवकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी आणि सर्वसामान्य मागासवर्गीयांसाठी चांगला असा सुंदर असा अर्थसंकल्प त्यांनी मांडला। विशेषतः महिला भगिनींसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना एक महत्वाकांक्षी योजना 21 वर्षापासून 60 वर्षापर्यंतच्या सर्व सरसकट महिलांना ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखापेक्षा कुटुंबियाचं कमी आहे अशा सर्व महिलांना 1,500 रुपये प्रति महिना अशी मोठी रक्कम सगळ्या महिलांना सरसकट मिळणार आहे, पात्र महिलांना। त्यामुळे ही चांगली योजना त्या दिवशी मांडली। दुसरं, शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज बिल देणे, कुठलंही बिल न आकारता 7.5 HP पर्यंत शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणे, त्यांना सौर ऊर्जेचा पंप देणे, युवकांसाठी प्रत्येकी 10,000 रुपये प्रतिमाह त्यांना स्टायपेंड देणे त्यांच्या प्रशिक्षण काळामध्ये, अशा प्रमुख योजना या अर्थसंकल्पात मांडल्यात। नुसत्या मांडल्या नव्हे, त्याच्याकरता आर्थिक तरतूद केली सरकारने आणि म्हणून ते सांगण्यासाठी अनेक योजना तुम्हाला सांगितलं। शैक्षणिक योजना आहेत, दुधाकरता 5 रुपये प्रति लिटर गाईच्या दुधासाठी ते शेतकऱ्यांची अडीचची योजना आहे। आपल्या दूध उत्पादक वाढावं त्या दृष्टीने त्याच्या वेगळ्या योजना आहेत। युवकांसाठी किंवा महिलांसाठी उद्योजकाकरता काही योजना आहेत। दिव्यांगांसाठी घरकुलाची विशेष 34,000 वेगळे दिव्यांगांसाठी घरकुल बांधणार, अशा एक योजना याच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मांडलेल्या आहेत। याकरता मी आमच्या भंडारा गोंदिया जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांच्या, महिलांच्या वतीने, युवकांच्या वतीने महायुती सरकारचं, विशेषतः मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे असोत, आमचे मुख्यमंत्री लाडके देवेंद्र फडणवीसजी असोत, किंवा ज्यांनी अर्थसंकल्प मांडला असे माननीय अजितदादा पवार असोत, या सगळ्यांचं आणि यांच्या संपूर्ण सरकारचं मी अभिनंदन करतो, आभार मानतो। एक चांगला अर्थसंकल्प त्यांनी लोकांना आम्हाला दिला आणि मला विश्वास आहे की या सगळ्या योजनांचा फायदा मिळवण्याकरता आम्ही भाजप म्हणून, आमच्या महिलांच्या योजना मिळवण्यासाठी आमच्या महिला मोर्चा म्हणून स्वतः पुढाकार घेऊन या सगळ्या योजना आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं येणाऱ्या काळात काम करणार आहोत आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये लाभार्थीसाठी पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत। मी आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो सर्व जनतेला की त्यांनी मोठ्या संख्येने याचा लाभ घ्यावा। ज्यांना कुठली काही अडचण नसेल तर आम्ही जे बसलेले आहोत ते नेते, आम्ही हे सगळं आहोतच, आमच्या महिला मोर्चाच्या पदाधिकारी आहेत आणि अजूनही आमचे बाकी कार्यकर्ते त्यांना निश्चित मदत करतील। त्याकरता वेगळा सेल करून माझ्याच मी कार्यालयामध्ये परवापासून त्याचा वेगळा सेल तयार करणार
आणि या सगळ्या योजनांचा लाभ, प्रचार प्रसार आणि त्यांना मदत करण्यासाठी मदत केंद्र उभारणार. आमचे कार्यकर्ते, आमच्या महिला मोर्चाचे पदाधिकारी सगळ्या तिथे येऊन बसतील आणि या सगळ्यांना याचा फायदा देतील आणि सगळ्यांनी याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घ्यावा असं आव्हान आपल्या माध्यमातून करतो आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून सोमवार से बदले जाएंगे। इनकी जगह नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। ये क्रमशः आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेंगे। नए कानूनों में ही केस दर्ज होंगे। इसके लिए देश के सभी राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। नए कानूनों का उद्देश्य आधुनिक न्याय व्यवस्था को लागू करना है। आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं है। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल गया है। 0 FIR, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, SMS या ईमेल से समन भेजने और जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं। सर, क्या बताएंगे कि अभी कानून के नियमों में बहुत सारे बदलाव हुए, कलम में भी बदलाव हुए, किस प्रकार के बदलाव हुए और उसको भी किस तरह से आप अपने जो पुलिस विभाग को है उसको बता रहे हैं? आज से पूरे देश भर नए कानून का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है। पहले आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड था, अभी उसका नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ऐसा हुआ है। पहले CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऐसा था, अभी उसका नाम बदल के BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऐसा उसका नाम हुआ है। पहले उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसा एक्ट था, अभी उसका नाम बदल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसा हुआ है। उसमें कुछ सेक्शंस में चेंज हुए हैं, कुछ सेक्शंस बढ़ाए हैं, कुछ सेक्शंस कम किए हैं। उसमें महिला और बच्चों के बारे में जो क्राइम्स है उसके लिए एक पूरा चैप्टर बनाया है। इसमें जो नई टेक्नोलॉजी है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का प्रावधान इस नए एक्ट में हुआ है। जैसे कि अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो ई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर किसी नागरिक को उसका FIR भेजना है यानी घर से यानी ईमेल से अगर भेजना है तो वो FIR करके भेज सकता है। अगर कुछ नागरिक दूसरे सिटी का है वो यहाँ FIR दर्ज करना चाहता है तो उनके लिए 0 FIR ऐसी भी सुविधाएं इस एक्ट में उपलब्ध है। सर, ये कानून में बदलाव हुआ है तो इससे नागरिकों को क्या फायदा होगा? इससे नागरिकों को ये फायदा होने वाला है कि जैसे कि पहले 376 यानी रेप में, गैंग रेप में पनिशमेंट 20 ईयर्स तक था, लेकिन अभी अगर माइनर लड़की के ऊपर गैंग रेप होता है तो उसमें डेथ पेनल्टी तक इसमें ये प्रावधान दिया है। ये सभी एक्ट में जैसे कि पोक्सो एक्ट है, रेप का केस है, उसमें 7 दिन के अंदर मेडिकल ऑफिसर को उसका रिपोर्ट पुलिस आयोग को भेजना मैंडेटरी बन गया है। पहले 15 दिन तक ही हम PCR ले सकते थे, अभी इसमें 30 दिन तक जैसी जरूरत आयोग को पड़ेगी वैसे वो उसका PCR डिमांड कर सकता है। और पहले ये सिर्फ पेनल्टी और पनिशमेंट का पहले एक्ट उसमें ज़्यादा प्रावधान था, इसमें विक्टिम को भी कंपनसेशन, उसको रिहेबिलिटेशन करना, इसमें कुछ प्रावधान ऐसे ऐड किए हैं। उससे उसको भी सजा मिलेगी और जो विक्टिम है उसको भी एक न्याय मिलेगा। सर, कानून बदलने से क्या जो भी आरोपी हैं उनको जैसे पहले बहुत सारे माध्यम से छूट मिल जाती थी, अब क्या कानून बदलने के बाद उन पर सख्त कार्रवाई या सजा हो सकती है? हाँ, 100%। इसमें अभी तो ई साक्ष्य जैसे ऐप भी आया है, मतलब आयोग किसी अगर स्पॉट पे जाता है तो वो उसका पंचनामा लाइव रिकॉर्ड कर सकता है और यही उसका लाइव पंचनामा, लाइव फोटोज, ई स्टेटमेंट, वीडियोग्राफी ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड होने वाले हैं और यही कोर्ट में जाने वाले हैं। इसकी वजह से क्या आरोपी पहले जो विटनेस हॉस्टल हो जाते थे, छूट जाते थे, ये अभी बंद हो जाएगा और कुछ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। इनका नए कानून बदलने से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नए कानून से जनता को ये फायदा मिलने वाला है कि आपको सिक्योरिटी मिलने वाली है और जो डिफॉल्टर या फिर एक्यूज है उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट 100% मिलेगी।
पौनी तहसील में 3 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं पूरी होने के बावजूद इनका औपचारिक लोकार्पण का मुहूर्त न निकलने से क्षेत्र के किसानों को इन योजनाओं के पानी के लिए इंतजार करना पड़ रहा था, जिसे देख भंडारा के शिवसेना विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने एक साहसिक निर्णय लेते हुए इन तीनों लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों का औपचारिक उद्घाटन कर दिया। इन योजनाओं में गोसे खुर्द, अकोट और शैली सिंचाई योजनाएं शामिल है, जिससे करीब 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। गोसे खुर्द परियोजना के निर्माण के बाद कई किसानों को सिंचाई की उम्मीद जगी थी, लेकिन इस परियोजना से ऊपर बनाई कुछ उपसा परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन वे अभी भी लोकार्पण की प्रतीक्षा कर रही थी। इसमें गोसे खुर्द, अकोट और शैली तीनों लिफ्ट सिंचाई योजनाएं पूरी होने के बाद शुरू नहीं की गई, जिसके कारण गोसे खुर्द की 7,450 हेक्टेयर, अकोट की 750 हेक्टेयर तथा शैली की 2,700 हेक्टेयर भूमि सिंचाई से वंचित रह गई। इस सिंचाई योजना के पूरा होने के बाद भी पानी नहीं मिलने से क्षेत्र के किसान नाराज थे और योजना को जल्द शुरू करने की मांग कर रहे थे। जब किसान नरेंद्र भोंडेकर के पास पहुंचे तो भोंडेकर ने उपरोक्त तीनों योजनाओं का दौरा करने का निर्णय लिया। अकोट उपसा सिंचाई योजना पहुंचकर किसानों ने उन्हें बताया कि वर्तमान स्थिति में इस क्षेत्र के किसानों को अपनी आजीविका चलाने के लिए पानी की सख्त जरूरत है। किसानों की हालत देख भोंडेकर ने गोसे खुर्द, अकोट और शैली नामक तीनों लिफ्ट परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन करने का साहसिक निर्णय लिया और उद्घाटन के लिए परियोजना स्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने अधिकारियों को इस क्षेत्र में किसानों को निर्बाध पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर स्थित ग्राम जामड़ी मोड़ पर शनिवार 29 जून की रात में अज्ञात वाहन की टक्कर में एक तेंदुए की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृत तेंदुए की उम्र लगभग 1.5 वर्ष बताई गई है। घटना की जानकारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुशांत सिंह को मिलते ही उन्होंने पुलिस नायक स्वप्निल गोस्वामी, साकोली पुलिस थाने के कांस्टेबल शुभम घाटबांधे, पुलिस कांस्टेबल डुलीराम खंडाइत व वन्य प्रेमी प्रवीण शेंडे के साथ मौके पर पहुँचे। नवेगांव नागजीरा राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प के पवन जेब को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे। मृत तेंदुए का पंचनामा कर जामड़ी की वन विभाग की नर्सरी में ले जाकर वन विभाग की उपस्थिति में शव का विच्छेदन किया गया। मामले की जांच वन विभाग कर रहा है। बारिश का मौसम शुरू होने पर पहली बारिश में शहरी क्षेत्र समेत ग्रामीण क्षेत्र में गाज गिरने से अनेक लोगों और जानवरों को जान से हाथ धोना पड़ता है। गाज गिरने से सही अनुमान की पूर्व सूचना नागरिकों को मिले, इसके लिए दामिनी ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप की मदद से बारिश, गाज गिरने के परिसर का सही अनुमान 15 मिनट से आधा घंटा पूर्व नागरिकों को घर बैठे मिलेगा। पुणे के भारतीय उष्ण प्रदेशीय मौसम संशोधन संस्था ने ऐप विकसित किया है। दामिनी ऐप के लिए IITM ने लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क मॉडल विकसित किया है। जानकारी संकलन के लिए विविध क्षेत्र में सेंसर लगाए गए हैं। इस ऐप की मदद से किसान एवं नागरिकों को बारिश, गाज गिरने का अनुमान 15 मिनट से आधा घंटे के पूर्व मिल सकता है। गाज गिरने का अनुमान तथा गाज गिरने के शास्त्रीय जानकारी और गाज से बचने के लिए नागरिकों को क्या करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी दामिनी ऐप में दी गई है। इस ऐप में लोकेशन डालने के पश्चात संबंधित क्षेत्र में तेज हवाएं या गाज गिरने की आशंका होने पर वह जानकारी दिखाई देती है। इसलिए इस जानकारी के आधार पर किसान एवं नागरिक समय रहते सतर्क हो सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में दामिनी ऐप लिखने पर यह ऐप आएगा। इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। देर से ही सही किंतु शनिवार 29 जून को झमाझम बारिश ने दस्तक दी। उसके पश्चात हल्की विराम लेकर रात से फिर से बूंदाबांदी शुरू हुई। रविवार 30 जून को सुबह से बरसी बारिश के पश्चात अब बुआई के कार्यों में गति पकड़ ली है। साथ ही एक बारिश के पश्चात लगाई गई धान की नर्सरी को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है। इधर मौसम विभाग ने आगामी 3 जुलाई तक जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून की शुरुआत इस वर्ष अच्छी नहीं रही। मृग नक्षत्र पूरी तरह से खाली गया, फिर भी सिंचाई की सुविधा वाले जिससे कुछ किसानों ने पहले धान की बुआई की थी, वह नर्सरी जो कि सूखने की कगार पर थी, उसे संजीवनी मिली है। साथ ही सोयाबीन, तुअर, कपास जैसे अन्य फसलों के बुआई के कार्य भी अब गति से होंगे।
विधानसभा चुनाव के लिए 9 मतदाताओं का पंजीयन शुरू किया गया है। पंजीयन समय पर हुआ तो ही उनके नाम मतदाता सूची में आएंगे। मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी प्रत्येक घर भेंट देकर मतदाता जांच कार्यक्रम चलाएंगे। सोमवार 1 जुलाई को पात्र हुए किंतु पंजीयन नहीं हुए मतदाताओं का पंजीयन BLO द्वारा किया जाएगा। 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एवं 1 जनवरी को पात्र होने वाले मतदाताओं का नाम पंजीयन किया जाएगा। मृत मतदाता, स्थायी मतदाता तथा 1 से अधिक पंजीयन होने वाले मतदाताओं का पंजीयन अलग करने के लिए आवश्यक नमूना क्रमांक के साथ भरा जाएगा। मतदाता सूची के मतदाता पंजीयन के नाम, आयु, पता एवं फोटो संदर्भ की खामियां दूर करने के लिए नमूना क्रमांक 8 भरा जाएगा। अस्पष्ट फोटो बदलकर सही फोटो ली जाएगी। ऑनलाइन पंजीयन के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग कर मतदाता पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीयन करने के लिए अपनी फोटो तथा आयु और निवास का खुद के हस्ताक्षर होने वाला स्वयं घोषणा पत्र पंजीयन कार्यालय को देना होगा। BLO द्वारा सोमवार 1 जुलाई को 18 वर्ष पूरे होने वाले मतदाताओं का पंजीयन किया जाएगा। 25 जून से मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक घर में भेंट देकर मतदाता जांच कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या संपलेल्या आहेत। 1 जुलैला 2024-25च्या नवीन शैक्षणिक सत्राला प्रारंभ झालेले आहे। सोमवार पासून सर्व व्यवस्थापनाच्या जिल्हा परिषद शाळांमधील परिसरात विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाट ऐकायला येणार आहे। जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना 1 मे पासून तर खासगी माध्यमिक शाळांना 20 मे पासून उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागलेल्या होत्या। खासगी माध्यमिक शाळा 26 जून पासून शिक्षकांसाठी सुरू झालेल्या होत्या, परंतु 30 जून पर्यंत शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सूट देण्यात आली होती। मात्र प्राथमिक शाळा शिक्षक विद्यार्थ्यांसाठी 1 जुलै पासून सुरू झालेले आहेत। शाळेच्या पहिल्या दिवशी आज नवप्रवेशित विद्यार्थ्यांना स्थानिक नूतन कन्या शाळा येथे औक्षण करून बँड बाजाच्या गजरात सुमने उधळत स्वागत करण्यात आले। यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट ML भुरे, सचिव शेखर बारसे, प्राचार्य नीलू तिडके व इतर शिक्षकांनी स्वागत केले। असंख्य पालक यावेळी उपस्थित होते। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। आंखों को ठीक से नहीं दिखने के कारण आंगन के कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक का नाम मोहगांव निवासी भीमलता आत्माराम गहाने, उम्र 58 वर्ष है। शिकायत के आधार पर गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज किया। एक युवक ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक का नाम शनिवार वार्ड पौनी निवासी कुणाल योगीराज तेलमासरे, उम्र 21 वर्ष है। पौनी पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया। रावणवाड़ी थाने के तहत ग्राम अंबोरा निवासी राजकुमार खोबरागड़े, उम्र 58 वर्ष के घर से पुलिस ने मिट्टी के मटके में रखे 2250 रुपए कीमत के 15 लीटर महुआ शराब को जब्त किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून की धारा 65E के तहत मामला दर्ज किया। गोरेगांव तहसील के ग्राम भडंगा निवासी महेंद्र मोजे, उम्र 28 वर्ष ने जहर पी लिया। उसे उपचार के लिए गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गोरेगांव पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया। दौनीवाड़ा थाना के तहत सायटोला निवासी फिरियादी पूनम नंगारशी कटरे व उसका ससुर गोबर खाद फेंकने के लिए घर के आगे खुली जगह पर गया था, लेकिन उन्हें वहां खाद नहीं दिखाई दिया। इसी बीच आरोपी से पूछने पर 4 आरोपियों ने गाली गलौज कर विवाद किया।
रामनगर थाने के तहत न्यू लक्ष्मीनगर निवासी फिरियादी ममता प्रमोद सिंह बिरनवार अपने घर पर थी। इसी बीच उसका लड़का शराब पीकर आया और पत्नी व लड़के को मायके क्यों जाने दिया कहते हुए फिरियादी की लाठी से पिटाई कर दी। फिरियादी की शिकायत पर रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। नवेगांव थाना के तहत मंगोली निवासी फिरियादी श्यामराव रामजी ठाकरे अपने घर जा रहे थे। इसी बीच सानगढ़ी से नवेगांव पर मोटरसाइकिल के चालक ने अपना वाहन लापरवाही पूर्वक चलाकर फिरियादी को टक्कर मार दी। नवेगांव बांध पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।